प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए कैपिटल गेन की गणना कैसे करते हैं और अलग अलग पॉइंट पे हमने सीखा था कि पूंजी संपत्ति किसे कहते हैं और पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में अपने जो पहले सारा पढ़ा है उसको पूरा एक बार रिवाइज करेंगे ताकि अब इसके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर सकें। तो एक बार एक एक करके सभी अपने इसके प्रावधान जो है वो दोबारा अपने एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पूंजी लाभ किसे कहते हैं। तो गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ है। पूंजी संपत्ति होनी चाहिए और उसका हस्तांतरण होना चाहिए गत वर्ष में, उससे जो लाभ होता है वो पूंजी लाभ है। आगे आता है अपने किसको पूंजी संपत्ति कहेंगे। तो लगभग सभी जो संपत्तियाँ वो पूंजी संपत्ति है। कुछ इसके अपवाद हैं वो अपने देख लेते हैं। कोई भी जो व्यापार में रखा गया माल है, स्टॉक है जो बेचने के लिए रखा गया है, चाहे कच्चा माल है या पक्का माल है, जो भी है व्यापार में जो स्टॉक रखा है वो पूंजी संपत्ति नहीं है। उसके अलावा व्यक्तिगत प्रयोग की चल संपत्तियाँ पूंजी संपत्ति नहीं होती, जैसे फर्नीचर, कार आदि। लेकिन जो ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तियाँ या कोई जेवर हैं तो उसे भी पूंजी संपत्ति माना जाता है। 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र की जो कृषि भूमि है वो भी पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती। केंद्र सरकार द्वारा 6.5% जो स्वर्ण बॉन्ड निर्मित किए गए हैं 1977 में वो, और 7% स्वर्ण बॉन्ड जो 1980 में जारी किए गए थे वो, इसको भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। इसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980 को भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। विशेष धारक बांड जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई 1991 में वो भी पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती। केंद्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचित स्वर्ण जमा बांड है कोई जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है उसको भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। अब आगे बात करेंगे हस्तांतरण क्या है। हस्तांतरण के अंदर सामान्यतः जो है बिक्री जब वो हस्तांतरण है, इसके अंदर बिक्री आ जाएगा, उसका विनिमय आ जाएगा, या कोई जो बॉन्ड आपने ले रखे थे शून्य कूपन बॉन्ड उनका शोधन आ जाएगा, ये हस्तांतरण माने जाते हैं। लेकिन अखंडनीय ट्रस्ट एवं वसीयत के अंतर्गत हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन पर होने वाले हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं मानते। यानी HUF के विभाजन पर होने वाले हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाता। और जो अखंडनीय ट्रस्ट या वसीयत के अंतर्गत कोई हस्तांतरण होता है उसको भी हस्तांतरण नहीं माना जाता। यानी वसीयत के अंतर्गत किसी कोई संपत्ति मिलती है तो उसको हस्तांतरण नहीं मानते हैं। अब आगे आता है पूंजी संपत्ति के प्रकार। ये अपने डिटेल में पहले पढ़ा था। पूंजी संपत्ति 2 प्रकार की होती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। सामान्यतः जो हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 36 महीने तक जो धारक के पास रही हो, करदाता के पास रही हो, वो स्थायी जो है दीर्घकालिक संपत्ति है, और जो उससे कम रही हो वो अल्पकालिक संपत्ति है। लेकिन जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कोई सूचित अंश है या कोई अन्य प्रतिभूतियाँ जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित हैं, या UTI के बांड जो यूनिट है वो हैं, तो अगर वो 12 महीने के लिए भी करदाता के पास रहे तो भी उनको दीर्घकालिक संपत्ति मान लिया जाता है। इसके अलावा असूचित जो अंश है जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचित नहीं है, तो वो अगर जो है 24 महीने तक करदाता के पास रहे हैं तो वो उन्हें भी दीर्घकालिक संपत्ति माना जाता है। यानी दीर्घकालिक संपत्ति सामान्यतः 36 महीने तक रहना चाहिए करदाता के पास किसी संपत्ति को, लेकिन वो अगर स्टॉक में सूचीबद्ध कोई प्रतिभूतियाँ हैं तो वो 12 महीने, अगर सूचीबद्ध नहीं है तो 24 महीने रहने पर भी दीर्घकालिक मानी जाएंगी। ठीक है। अब पूंजी लाभ की गणना कैसे करेंगे। जो प्रतिफल मिलेगा क्रेता को करदाता को, उसमें से जो उसको प्राप्त करने की लागत है अपने वो घटा देंगे तो अपने पास पूंजी लाभ आ जाएगा। जब संपत्ति दीर्घकालिक हो तो ऐसी स्थिति में उसकी जो है इंडेक्स्ड कॉस्ट अपने घटाते हैं, लेकिन ऋण पत्रों के संबंध में और बांड के संबंध में इंडेक्स्ड कॉस्ट अपने नहीं घटाते। उसके अलावा है संपत्ति को प्राप्त करने की लागत किसको मानेंगे। संपत्ति को प्राप्त करने की लागत सामान्यतः वो होती है जो अपने भुगतान करके करदाता ने संपत्ति को जिसमें खरीदा था, ठीक है। लेकिन जो संपत्ति उसको वसीयत या उत्तराधिकार आदि में मिली है, मुफ्त में मिली है, तो उसकी लागत वो मानी जाएगी जो पूर्व स्वामी ने उसको देकर खरीदा। जैसे किसी को वसीयत में कोई मकान मिला है तो उसको तो वसीयत में मिला, मुफ्त मिला, लेकिन मान लीजिए जहाँ से उसको वसीयत में मिला, मान लीजिए उसको पिताजी से वसीयत में मिला है, तो पिताजी ने उस मकान को 10 लाख में खरीदा था, तो करदाता के लिए भी उस मकान की लागत जो है प्राप्त करने की लागत 10 लाख मानी जाएगी। अगर कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त हुई थी तो उसकी जो है 1 अप्रैल 2001 को जो उसकी मार्केट वैल्यू है, बाजार मूल्य है, उसको प्राप्त करने की लागत को माना जा सकता है।
अगर 1 अप्रैल 2014 से संभावित क्रेता से कोई जो है एडवांस मिला था और क्रेता ने अनुबंध पूरा नहीं किया, इसलिए अपने एडवांस को जब्त कर लिया, तो उस जब्त की गई राशि को भी जो है संपत्ति प्राप्त करने की लागत में से घटा दिया जाता है। गत वर्ष 2018-19 में ऐसे सूचित क्षमता अंश का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वो हस्तांतरण करता है, मतलब करदाता, तो 1 फरवरी 18 से पहले जो इसने प्राप्त करने की लागत है ना, जो वो अपने ज्ञात करेंगे कैसे, अंशों को प्राप्त करने की वास्तविक लागत और 31 जनवरी 18 को उनका उचित बाजार मूल्य, दोनों में से जो कम होगा वो उनकी लागत मानी जाएगी। ये अपने को थोड़ी ध्यान रखने की चीज़ है, स्पेशल जो लागू होगी। उसके बाद है कब पूंजी लाभ कर मुक्त होता है, तो कुछ 2 तरीके से कर मुक्त होता है। तो अपने पूंजी लाभ की जो राशि में मिली है उसको आगे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके प्रावधान है, वहाँ धारा 54 के अंतर्गत वो कर मुक्त होते हैं। और एक है वो पूंजी लाभ हमेशा कर मुक्त होते हैं, जो हमेशा होते हैं वो है यूटीआई के US 64 की स्कीम हस्तांतरण होने वाले जो लाभ हैं वो पूंजी लाभ वो कर मुक्त होते हैं। ठीक है। शहरी कृषि भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि का जो अन्य कृषि भूमि को तो कृषि अपने पूंजी संपत्ति मानते नहीं है। शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर जो पूंजी लाभ होते हैं, यानी गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर लेती है, तो उसके करने की वजह से जो पूंजी लाभ होते हैं वो भी कर मुक्त होते हैं। और कंपनी जब अपने शेयर्स को जो है अधिसूचित शेयर को बाई बैक कर लेती है, तो वो भी जो है अपने पूंजी लाभ कर मुक्त होता है। इसके आगे आते हैं कुछ ऐसे पूंजी लाभ हैं जो पूंजी लाभ की राशि विनियोग किए जाने पर ही जो कर मुक्त होती है। उनमें अपने एक एक करके देखें। एक तो आवासीय मकान के हस्तांतरण से अगर आपको कोई पूंजी लाभ होता है तो वो पूंजी लाभ कर मुक्त हो सकता है। कुछ शर्तें हैं। पहले तो यह है कि जो जिस आवासीय मकान का आपने हस्तांतरण किया वो 24 महीने कम से कम आपके पास रहा हो। उसके बाद उस मकान के हस्तांतरण के 1-2 जो उस मकान के हस्तांतरण से पहले 1 वर्ष में या बाद के 2 वर्ष में कोई मकान भारत में खरीद लिया हो या बाद के 3 वर्षों में बना लिया हो। ऐसा मकान खरीदने या बनाने की स्थिति में करदाता के पास 2 मकान से ज़्यादा मकान नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा मकान जो करदाता खरीद रहा है या बना रहा है, उसके बाद उसके पास मकानों की कुल संख्या 2 रहनी चाहिए। दूसरा मकान होना चाहिए या पहला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले से 2 मकान है तो फिर ये छूट नहीं मिलेगी। और नए मकान का करदाता 3 साल तक हस्तांतरण नहीं करेगा। जब तक ऐसा मकान बनकर तैयार नहीं होता है तो उस पूंजी लाभ की राशि को निर्दिष्ट एक बैंक खाते में जमा करवा के रखता है, तो भी इसको ये छूट मिल जाएगी। उसके बाद आता है कृषि भूमि के हस्तांतरण से जो है पूंजी लाभ। अब करदाता 2 वर्ष पूर्व से या उसका माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति जो HUF है वो उसको उस भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए कर रहा हो, ठीक है ना। 2 वर्ष से पिछले 2 वर्ष से उसका उपयोग कृषि कार्य में उस भूमि का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पूंजी लाभ की राशि है वो पूरी कर मुक्त हो सकती है, लेकिन विनियोजित राशि के जो है 2 साल के अंदर जो है नई कृषि भूमि खरीद लेगा। मतलब जैसे ही पूंजी लाभ हो उसके 2 साल के अंदर वो नई जो है कृषि भूमि खरीद लेगा और 3 साल तक उसका आगे हस्तांतरण नहीं करेगा। अगर उसका 3 साल से पहले हस्तांतरण करता है तो वो पहले जो आपने कर मुक्ति प्राप्त की है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी वापस, और जो नया हस्तांतरण से लाभ उत्पन्न होता है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सरकार भूमि या भवन के अनिवार्य अधिग्रहण कर लेती है, उसकी वजह से जो पूंजी लाभ होता है, तो व्यापार का अधिग्रहण कर लिया आपने सरकार ने, तो 2 वर्ष पूर्व से उस संपत्ति का व्यापार में प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, कर मुक्त राशि पूंजी लाभ के बराबर होती है, यानी पूंजी लाभ तक आप विनियोग होगे तो पूंजी लाभ पूरा कर मुक्त हो जाएगा। भूमि व भवन को जो नया जो खरीदा है उसने, उसको 3 साल तक उसको हस्तांतरण नहीं करना। मतलब जो नई चीज़ मकान हो या भूमि भवन हो, अपने को 3 साल तक अपने पास में रखना जरूरी है। उसके बाद आगे आता है धारा 54E व 54E के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभों का कर मुक्त होना। EC की छूट का 1919-20 से केवल भूमि या भवन अथवा दोनों से दीर्घकालीन पूंजी लाभ को सूचित बांड में विनियोग करने पर
और धारा 54 की छूट का निर्धारित प्रतिभूतियों में यूनिट में विनियोग करने पर मिलता है। यानी भूमि या भवन के हस्तांतरण से दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुए उनका अपने विशेष अधिशोषित बांड में विनियोग करते हैं तो अपने को ये छूट मिलती है। अब करदाता को मान लीजिए आवासीय मकान को छोड़कर अन्य किसी जो है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में और उस पूंजी लाभ से वो नया मकान खरीदता है, 1 साल पहले या खरीदता है या 2 साल में खरीदता है या 3 साल में बना लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको छूट मिलती है। वो अनुपातिक रूप से मिलती है पूंजी लाभ इंटू नियोजित रकम बटा प्राप्त शुद्ध प्रतिफल। तो शुद्ध प्रतिफल अगर पूरा का पूरा वो उसमें विनियोग कर देता है तो उसको पूरे पूंजी लाभ की छूट मिल जाती है। अब शहरी क्षेत्र के उद्यम को गैर शहरी क्षेत्र में लेके जाता है तो उसको जो पूंजी लाभ होता है वो पूरा का पूरा छूट मिलती है, बशर्ते उस पूरा का पूरा पूंजी लाभ को अपने उसने नए जो है उद्यम में विनियोजित कर दिया हो। इस प्रकार से अपने देखा कि पूंजी लाभ की राशि कब कब ये है जो कर मुक्त होती है। तो अपने ये सारी चीज़ें अपने डिटेल में पहले जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इस वीडियो में अपने को दोहराया। अब आगे अपने इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे अगले वीडियो में, और तब तक आप इन नियमों को पढ़िए, बार बार इनको देखिए, इस वीडियो को देखिए, किताब में से भी अपने नियम पढ़िए, उनको याद कीजिए ताकि आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हल कर सकें। तो अगले वीडियो में अपने फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।